रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड नीट। जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो में हम MGT211 का लास्ट जो थीम है वो कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक लाजिम वॉच कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है आज आपका फाइनल टर्म के जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने लेक्चर सीरीज़ को दोबारा एक दफ़ा लेना है। इसके साथ साथ लेक्चर आपको हमारे चैनल पर एक फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सी डिटेल होंगी वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको साथ शेयर की जाएंगी। और इसके अलावा आप लोगों के साथ ओवरऑल हैंड आउट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी लाजमी वॉच करनी है, जैसे कि ISL 202 के साथ में आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर की गई है, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी लाजमी वॉच करनी है और हैंड आउट्स को लाजमी रीड करना है। जैसे कि आप एक लेक्चर लें, एक लेक्चर लेने के बाद आप लोगों ने एक एक चैप्टर को रीड आउट करते जाना है। 1 से 2 दफ़ा हैंड आउट को रीड आउट करेंगे, तो पेपर में जाने से पहले आपने एक दफ़ा हैंड आउट लाजमी रीड करना है खुद से कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि सारे MCQs आपके हैंड आउट से आते हैं। जब आपको हैंड आउट को डीपली एक्सप्लोर करोगे, डीपली रीड करोगे, तो आपके जो MCQs हैं वो आपको खुद ब खुद ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो MGT के पेपर होता है वो समटाइम कॉन्सेप्चुअल होता है। आपको स्नैरियोज दे दिए जाते हैं और स्नैरियोज बेस्ड पेपर होता है आपका। स्नैरियो दिए जाते हैं, आपको कंडीशंस बताई होती है, ये कौन सी कंडीशन में है, ये कौन सी कंडीशन पे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो आप लोगों ने वो करना होता है। ठीक है, तो जब आपके लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो पेपर आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम IP कहते हैं, वो पढ़ना है। तो IP असल में आपके आइडियाज़ और क्रिएशन का लीगल प्रोटेक्शन है। ये इन्वेंशन, डिज़ाइन, क्रिएटिव वर्ड, लोगो, ब्रांड नेम, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर और स्लोगन्स तक हो सकते हैं। IP का मेन मकसद है क्या, क्रिएटर और बिजनेस के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई उनका काम कॉपी ना करे, नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को इनकरेज करना, और इसके साथ साथ ब्रांड और आइडेंटिटी को सेव रखना, ताकि आपकी प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो यूनिक रहे। अब IP में 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास ट्रेडमार्क, ब्रांड और जो लोगो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। फिर होता है हमारे पास कॉपीराइट, जिसमें क्रिएटिव वर्क जैसे कि बुक्स होगी, सॉन्ग्स होगी, आर्ट, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करते हैं ये चीज़ें। फिर होता है हमारे पास पेटेंट। पेटेंट यानी नई इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है, इसमें ब्रांड की प्रोडक्शन होती है। ट्रेडमार्क एक यूनिक नेम, लोगो, फेस, डिज़ाइन या कम्बिनेशन है जो आपकी गुड्स या सर्विसेज को दूसरे बिजनेस से अलग दिखाता है। इसका पर्पस होता है ब्रांड को आइडेंटिफाई करना और किसी को कंफ्यूज होने से रोकना। लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में अगर देखें तो सबसे पहले है हमारे पास लॉ, जो हमारे पास ऑर्डिनेंस 2001 में हुआ था, और दूसरी हमारे पास अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं IPO, यानी पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडमार्क की कुछ टाइप्स हैं। पहले है हमारे पास वर्ड्स मेकर, देन लोगोज। वर्ड्स मेकर में होता है ब्रांड का नेम, लोगोज में होती है, सिंबल्स में होता है ब्रांड की इमेज, जैसे कि नाइकी लेता है। ठीक है, और स्लोगन्स में क्या होता है, स्लोगन्स में हमारे पास कैच फ्रेजेस होती हैं, जस्ट लाइक जस्ट डू इट। 3D मार्क्स में क्या होता है, प्रोडक्ट की शेप होती है, जैसे कोका कोला की बोतल के ऊपर बना हुआ होता है। साउंड मार्क्स में क्या होता है, ब्रांड का साउंड होता है, जैसे कि इंटेल का स्टार्टअप साउंड जो है वो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ट्रेडमार्क सर्च, यानी चेक करो कि कोई सिमिलर मार्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर क्या होता है, अप्लाई टू IPO पाकिस्तान, रजिस्टर एग्जामिनेशन और ओरिजिनलिटी और जो लॉ है वो कंप्लेंट्स चेक करता है इसमें। फिर क्या होता है, जो पब्लिकेशन होती है ट्रेडमार्क में, जनरल, यानी 2 मंथ की अपोजिशन पीरियड लिया जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है अगर अपोजिशन ना आए तब। वैलिड यानी कितना अरसा रहता है, तकरीबन 10 साल इनिशियली रहता है, फिर रिन्यूएबल आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। तो ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कितने टाइम तक रहता है, तो तकरीबन 10 साल तक रहता है। फिर है हमारे पास कॉपीराइट। कॉपीराइट को हम कहते हैं क्रिएटिव वर्क प्रोटेक्शन। कॉपीराइट क्रिएटर के लिए हम कहते हैं लिटरली आर्टिस्ट, म्यूज़िकल, सिनेमाज हो गए, सॉफ्टवेयर वर्क को प्रोटेक्ट करता है। इसका मकसद है कि लोग आपका काम बिना परमिशन के कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट ना करें। लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, इसमें क्या होता है, लॉ में क्या आता है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 जो अमेंडेड हो गया है। अथॉरिटी में क्या आता है, कॉपीराइट ऑफिस में, जिसमें पाकिस्तान अंडर IPO इसमें आ जाता है। प्रोटेक्टेड वर्क, अब वर्क कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्ट होता है इसका। लिटरेसी बुक, इसमें क्या होते हैं, बुक्स या आर्टिकल्स होती हैं। देन आर्टिस्ट, देन साइंटिमोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, इसमें
फिल्म्स वगैरह आ जाती हैं, म्यूज़िकल वर्क एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, और फिर लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है पेटेंट लॉ के अंदर भी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है लेकिन हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, देन फ़ी पे करनी होती है, फिर रजिस्ट्रार चेक्स करने होते हैं, फिर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है हमें। प्रोटेक्शन पीरियड, इसमें क्या होता है, लिटरली जो म्यूज़िकल आर्टिस्ट वर्क हैं उनका लाइफ टाइम होता है 50 ईयर्स, यानी डेथ के भी 50 ईयर्स के बाद उनका टाइम चलता रहता है। जो फिल्म्स और जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनका जो टाइम होता है 50 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन की जो डेट होती है उसके बाद 50 ईयर्स चलता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों के बारे में याद रखना है। जो हमारा लिटरली म्यूज़िक आर्टिस्ट है वो उसका टाइम कितना है, और जो फिल्म्स रिकॉर्डिंग है उनका टाइम कितना है। तो म्यूज़िक आर्टिस्ट का टाइम होता है लाइफ टाइम ऑफ ऑथर्स, उसकी लाइफ को प्लस करके, यानी कि उसकी डेथ के भी 50 ईयर्स के बाद। और जो फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो क्या है, जब बन जाती है उस डेट से लेकर उसके बाद 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। फिर आता है हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर आपने एक नॉवल लिखा है, कॉपीराइट के ज़रिए कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपने म्यूज़िक कंपोमाइज़ किया है तो वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होता है। पेटेंट क्या होता है, इसको हम इन्वेंशंस प्रोटेक्शंस भी कहते हैं, इन्वेंशंस प्रोटेक्शन भी कहती हैं। पेटेंट इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है ताकि वो इन्वेंशंस यूज़ सेल या लाइसेंस करें, मतलब कोई भी विदाउट परमिशन उनकी इन्वेंशंस को यूज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क्स क्या हैं पाकिस्तान में, तो ये ऑर्डिनेंस अंडर 2000 हुआ था। अथॉरिटी किसके पास है, आईपीओ पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अब पेशेंट क्या चीज़ कवर करता है, तो न्यू और यूज़फुल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस मशीन्स, कंपोमाइजेशन करता है मैटर्स में, और सॉफ्टवेयर विद टेक्निकल एप्लीकेशन को ये चीज़ मैनेज करता है। एक्सक्लूजन में क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरीज जिसमें मैथमेटिकल मेथड्स आते हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स आती हैं, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज भी आ जाती हैं इस हिस्से में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, फाइल एप्लीकेशन पहले दी जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, वो किससे, पेशेंट ऑफिस से। फिर उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो या कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं वो उसमें की जाती हैं, और फिर पेशेंट को ग्रांट कर दिया जाता है। अब इसका वैलिडिटी टाइम पीरियड कितना है, 20 ईयर्स का। कब से, फ्रॉम फिलिंग डेट, यानी जब फिलिंग होती है ना उस 20 ईयर्स फ्रॉम फिलिंग डेट, जब फिलिंग डेट हो जाती है ना उसके बाद 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये डेट्स और जो आपके वैलिडिटी टाइम है ये आपने याद रखना है। फिफ्थ है हमारे पास, अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी पेशेंट के ज़रिए प्रोटेक्ट की थी, कोई दूसरी कंपनी डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकती। भी फाइज़र की जो कोविड-19 की वैक्सीन थी वो भी पेशेंट के अंडर ही प्रोटेक्टेड थी। अब फिफ्थ है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिसको हम आईपीओ पाकिस्तान कहते हैं। तो आईपीओ पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जो 2005 में कैबिनेट डिवीज़न के लिए अंडर इस्टाब्लिश हुई थी। इसका काम है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जो पेटेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना, आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका फंक्शन क्या था, सबसे पहले तो ये है इसका फंक्शन कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट का जो रजिस्ट्रार है वो और रेगुलेट करना। फिर आईपी के जो राइट है उसको अवेयरनेस उसके बारे में फैलाना, कंपेन चलाना, और लास्ट में क्या है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना। अब हमारे पास एक वेबसाइट है http://ipo.government.pakistan, ठीक है, ये वेबसाइट उससे रिलेटेड है। अगर आप एक स्टार्टअप के लिए लोगो ट्रेडमार्क करवाना चाहते हो तो आईपीओ पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई करते हो, तो ये इंश्योर करता है कि आपके ब्रांड जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड है। फिर है हमारे पास रीसेंट डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, यानी आईपीआर सिस्टम ही होता है ये। तो डिजिटलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है जो फास्ट और कन्वीनियंट है। आईपी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें क्या होता है, इसको हाईलाइट कर देते हैं साथ साथ। ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेडमार्क आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो पाकिस्तान 2021 में मैड्रिड प्रोटोकॉल ज्वाइन किया था उन्होंने फॉर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन।
फिर लास्ट में हमारे पास आता है वीपो स्टैंडर्ड्स। वीपो स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, आईपीओ पाकिस्तान ने आईपी लॉ को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वीपो स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके साथ अलाइन किया था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तान कंपनी अपना ट्रेडमार्क इंटरनेशनल मार्केट में रजिस्टर करना चाहती है तो मैरिट प्रोटोकॉल के ज़रिए ये अब ईजियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास समरी है जो 4 फैक्टर एक्सप्लेनेशन करती है ऑन वर्किंग ऑफ एसएमई विदाउट प्रोडक्ट ब्रांड। एक स्टडी है जिसको सैंधु और अजहर ने 2020 में पाकिस्तान के सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस किया था। ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ज़्यादातर एसएमई अपना ब्रांड डेवलप नहीं करते और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिसको हम OEM कहते हैं, ऑर्डर मॉडल इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं, ठीक है, इसके तौर पे काम करते हैं, ना कि ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स जिसको हम OBMS कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये आपके उसमें आ सकता है एब्रीविएशंस में, और दूसरा है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, ठीक है, और थर्ड है हमारे पास ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है अपने किस में, अपने एब्रीविएशंस के पोर्शन में, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सेंचुरी ओल्ड ट्रांसिक्शन है और ये यूएसए, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल स्किल्स होने के बावजूद एसएमई ब्रांडिंग और मार्केटिंग में वीक है। अब हमारे स्टडी करने का क्या पर्पस है इसको, तो ये समझने का डेवलपिंग कंट्रीज़ के एसएमई ग्लोबल मार्केट में अपना ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करते। प्रैक्टिकल एम क्या है इसका प्रैक्टिकल एम ये है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना ताकि एसएमईज ब्रांडिंग इम्प्रूव कर सके। अब कुछ मैथोडोलॉजीज़ हैं उसकी स्टडी की, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वांटिफेस इंटरव्यूज़ और जो फोकस ग्रुप हैं विद एक्सपोर्टर्स, जो पोटेंशियल बैरियर्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर है हमारे पास क्वांटिटेटिव फेस, इसमें 100 फील्ड सर्वे किए यूजिंग स्मार्ट PLS, फैक्ट्री टेस्ट किए स्टैटिकल मॉडल से। अब कुछ फाइंडिंग है जो 4 फैक्टर मॉडल्स में आती हैं। तो स्टडी ने तकरीबन 22 स्पेसिफिक बैरियर्स आइडेंटिफाई किए और 4 मेन कैटेगरीज में ग्रुप्स को डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर आता है, ठीक है। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और कम्प्लीटनेस होती है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, और लैक ऑफ R&D होती है। और इसके अलावा हमारे पास वीक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेन्योर फैक्टर, इसमें रिस्क अवर्जन होती है, हमारे पास कंप्लीएंसी होती है और लिमिटेड वर्जन होती है, किसके लिए, ब्रांडिंग के लिए। मार्केटिंग फैक्टर में क्या होता है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं एंड यूज़र के साथ, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसकी भी कमी होती है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं इसमें, और जो इसकी ब्रांड है उसकी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, यानी कि प्रोडक्ट अच्छे से मैनेज नहीं होता है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, IP प्रोटेक्शन जो होता है इसका वो वीक होता है, जो गवर्नमेंट्स की सपोर्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके अलावा हमारे पास कंपटीशन जो होता है ग्लोबल फिल्म का वो भी होता है हमारे पास, और नेगेटिव कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारे पास होता है, और कल्चर की कॉन्स्ट्रेंट भी हमारे पास होती है। अब की स्टैटिकल इंसाइट में क्या होता है, इन्वायरमेंट और मार्केटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा बैरियर्स हैं। इंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्क अवर्जन मेजर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो SME के लिए क्या है, तो स्टैटिक वर्जन बिल्ड करो, R&D में इन्वेस्ट करो, और ब्रांड और मैनेजमेंट स्किल डेवलप करो, मार्केट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। अब गवर्नमेंट के लिए क्या है कि ब्रांडिंग सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च करो, IP लॉज को स्ट्रेंथ दो, कंट्री इमेज इम्प्रूव करो, और मार्केटिंग और जो क्वांटिटी है सर्टिफिकेशन की कॉस्ट सब्सिडाइज करो। फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन नेटवर्क और ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करो, जॉइंट जो है वो ब्रांडिंग इनिशिएटिव उसको फैसिलिटेट करो। कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, यानी हमने स्टडी में कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो ये स्टडी थ्योरेटिकल गैप फिल करती है बाय एक्सप्लेनिंग क्यों डेवलपिंग कंट्रीज SMEs अपने ब्रांड लॉन्च नहीं करते। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग और इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव कंबाइन करती है।
और स्ट्रक्चर मॉडल प्रोवाइड करती है जो सिमिलर इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सियालकोट की एक सर्जिकल एसएमई अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती है तो ये स्टडी गाइड करती है कि कौन सा इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर ओवरकम करना है और कैसे स्ट्रैटेजीज जो है वो स्टेप लेनी है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वाई डू इंटरप्रेन्योर लीव इंटरप्रेन्योरशिप, यानी इसका ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप अक्सर इंडिपेंडेंस, इनोवेशंस और जो फाइनेंशियल हमारे पास होती है सक्सेस से एसोसिएट की जाती है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि बहुत सारे इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपनी वेंट्योर्स को छोड़ देते हैं, चाहे उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो या ना हो। सफदर जो संधू है हमारे पास, सफदर संधू कहते हैं कि 2022 में जो आए थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में ये स्टडी की और आइडेंटिफाई किया कि इंटरप्रेन्योर क्यों एग्जिस्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क भी बनाया जो एग्जिस्ट डिसीजन को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टअप फाउंडर अपनी आईटी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रहा है लेकिन सडनली बिजनेस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो बेटर कोऑपरेटिव अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या फिर पर्सनल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा होगा, इसकी वजह से वो छोड़ देता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो मैथोडोलॉजीज हैं, एक है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू और दूसरा है हमारे पास एम्पेरिकल साइट। अब कुछ हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं एग्जिट रीजन की। तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये वो रीजंस हैं जो फाइनेंशियली या मार्केट प्रेशर से रिलेटेड है। लो या डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबल, बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा, कैश फ्लो, और फिर हमारे पास मार्केट सैचुरेशन हो गया, और फिर हमारे पास राइजिंग ऑपरेशन हो गया। स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये वो रीजंस हैं जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड करते हैं। बेटर कैरियर या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना, मर्जर्स, एक्विजिशंस या बायोकैट ऑफर्स देना, और नया बिजनेस आइडिया परस्यू करना, या पर्सनल या बिजनेस गोल्स में चेंज करना। एक इंटरप्रेन्योर अपनी क्लोथिंग स्टार्टअप सेल कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का बेटर चांस मिलता है। तो ये है इसकी एग्जांपल। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? ये रीजंस इंडिविजुअल वेल बीइंग और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। बर्न आउट, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज, फैमिली जो कमिटमेंट है वो, और जो वर्क लाइफ बैलेंस कंसर्न्स हैं वो, एज हो गया, हेल्थ यानी आपकी उम्र, आपकी सेहत के जो इश्यूज हैं, या लाइक आप बीमार हो या कोई भी इशू है, रेडीनेस फॉर रिटायरमेंट अगर होगी आपकी, पेशेंट या मोटिवेट ख़त्म हो गया है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक फाउंडर अपना बिजनेस छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो ओवरवर्कड फील कर रहा है और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहता है। अब बिजनेस परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होते हैं? ये रीजंस बिजनेस ऑपरेशन और ग्रोथ चैलेंज से रिलेट करते हैं। डिक्लाइनिंग सेल्स या मार्केट में अडॉप्ट ना करना पड़ना। मैनेजमेंट इश्यूज में क्या होता है? इसमें पार्टनर्स या की एम्प्लॉयज़ का कॉन्फ्लिक्ट करना। इनोवेशंस में क्या होता है? इनोवेशंस में ये चीज़ देखी जाती है, उसमें फेलियर या टेक्नोलॉजी का पेस के साथ ना चलना। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाती है और सेल्स गिर रही होती हैं तो इंटरप्रेन्योर एग्जिट डिसाइड कर देता है। लाइक वहाँ पर घाटा करने से बेहतर है कि वहाँ से बंदा चला ही जाएगा, दोबारा से पैसे लगाने से बेहतर है कि बंदा वहाँ से वो चीज़ छोड़ दे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये रीजंस इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल शॉक से रिलेटेड होती हैं। रेगुलेटरी चेंज या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होती है वो, इकोनॉमिक रिसेशंस में क्या, या ग्लोबल जो क्राइसिस होती हैं वो, जैसे कि पैंडेमिक्स, शिफ्ट यानी कस्टमर की प्रेफरेंस में कोई चेंज हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 पैंडेमिक के जो दौरान है वो रिटेल इंटरप्रेन्योर को अपनी शॉप क्लोज करनी पड़ती थी ड्यू टू लॉकडाउन और डिमांड ड्रॉप। ठीक है, अच्छा, ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये फैक्टर्स आपके 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ एग्जिट रीजन। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस में आपके आते हैं इंटरप्रेन्योर के लिए, इन्वेस्टर और पॉलिसी मेकर्स के लिए, और रिसर्चर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटरप्रेन्योर के लिए क्या है। इंटरप्रेन्योर के लिए एग्जिट ड्राइवर को समझाना हेल्प करता है प्लानिंग और स्मूथ ट्रांजेक्शन में। इन्वेस्टर और पॉलिसी मेकर के लिए क्या होता है? एग्जिट अंडरस्टैंडिंग से सपोर्ट प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो इंटरप्रेन्योर लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करते हैं या स्मूथ एग्जिट इंश्योर करते हैं। रिसर्चर, ये फ्रेमवर्क
फ्यूचर स्टडी के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन एंटरप्रेन्योर लाइफ साइकिल। अब कंक्लूजन देख लेते हैं इस ओवरऑल चैप्टर की। तो एंटरप्रेन्योर एग्जिट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी ये रैशनल या स्ट्रैटेजिस्ट चॉइस भी हो सकती है। स्टडी ने 5 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं। कौन कौन सी? पहली थी हमारे पास इकोनॉमी, देन थी हमारे पास कौन सी? स्ट्रैटेजी, फिर थी हमारे पास पर्सनल, और फिर थी बिजनेस परफॉर्मेंस, और फिर थी हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है। अब एक इंटरप्रेन्योर अपनी आईटी फर्म प्रॉफिटेबल रन कर रहा है, लेकिन फैमिली रीजंस और बेटर जॉब की कॉर्पोरेशन की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से एग्जिट डिसाइड कर देता है वो। उसकी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है, उसकी फैमिली के कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो एग्जिट कर लेता है। तो ये स्टडी हमें दिखाती है कि क्विटिंग एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टिग्मा है वो अवॉइड करना चाहिए और एग्जिट को प्लान्ड और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद अगर एक दफ़ा आप एग्जिट करते हो ना, तो वो सारी चीज़ जो है ना वो आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो आपकी सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका लेक्चर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। MGT 211 की आपकी लेक्चर सीरीज़ भी हो गया है कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, और लेक्चर सीरीज़ को एक दफ़ा दोबारा से लेना है, साथ में हैंडआउट्स को भी रीड करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।